हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट 7। पार्ट 6 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम वो टर्म्स यूज़ करने वाले हैं जो हम पिछले पार्ट्स में डिस्क्राइब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फाइन, इस पर्टिकुलर पार्ट में पार्ट 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, जिसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हम वर्क एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक है और हम एक न्यूमेरिकल भी लेंगे एनसीईआरटी से, जो आपके डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, दैट इज डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको उससे समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है और वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रही है। फाइन, ओके। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम 2a से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q का चार्ज है, जो कि सेपरेटेड है डिस्टेंस 2a से। ठीक है, अगर ये डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस +q पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज F इज इक्वल टू -Q इंटू E। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का अलग है, इसीलिए ये फोर्सेस इस डाइपोल पे एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि अगर एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं जिनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल आउट कर लेते, बट अभी क्या हो रहा है कि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ये गैप है। इस गैप की वजह से ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखूं, सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field, it experiences torque, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो टाउ है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, ये जो फोर्स है QE मल्टीप्लाई इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट इज टॉर्क। और यहां से आप SI यूनिट भी बता सकते हैं। SI यूनिट ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा? पहला फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर। ये SI यूनिट हो जाता है किसका? टॉर्क का। ठीक है, अभी हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, बट अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब वो टॉर्क उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, वो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, उसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर। ओके, अब फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। फाइन, अभी जो हमने देखा दैट इज -Q यहाँ पर है, +Q यहाँ पर है, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम में देखें
तो यहां पर E का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q का, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर मैं बताऊं यहां पर, तो वो है कुछ ऐसा, दिस इज P। तो इनके बीच में एंगल कुछ थीटा बन रहा है, लेट अस सपोज, फाइन। तो यही मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये E है, फाइन, और ये यहां पर ऐसे जा रहा है P, एंड दैट इज थीटा। क्लियर है? ओके। तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस A हो जाएगा, ये डिस्टेंस A हो जाएगा, फाइन। यहां पर अगर मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूं कुछ इस तरीके से, तो हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज है A, ये एंगल है थीटा और ये 90 डिग्री है। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा कितना, A साइन थीटा, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, A कॉस थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस मुझे मिला यहां से यहां तक वो क्या है, दैट इज A साइन थीटा, करेक्ट। वैसे ही अगर यहां की बात की जाए तो यहां पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से मिलेगा, और ये एंगल आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, फाइन। अगेन आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको मिलेगा, दैट विल बी व्हाट, दैट, ओके, ये है एंगल थीटा, फाइन। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिलेगा वो अगेन मिल जाएगा A साइन थीटा। तो दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज A साइन थीटा प्लस A साइन थीटा, मतलब 2A साइन थीटा। तो अगर मैं टाउ की बात करूं तो टाउ इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2A साइन थीटा, फाइन। फोर्स जो लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, Q इंटू E दोनों तरफ, फाइन। सो यहां पर आ जाएगा Q इंटू E इंटू 2A साइन थीटा। अब पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है अबाउट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल विच इज 2A, ठीक है। सो Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं। सो P E साइन थीटा, ये हो गया टाउ का फॉर्मूला, ये हो गया टाउ का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो टाउ क्या आ जाएगा, दैट इज P क्रॉस E आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन लगता है, आई होप आपको पता होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो टाउ इज P क्रॉस E, फाइन। ये है टाउ का मैग्नीट्यूड, ये है टाउ का मैग्नीट्यूड, फाइन। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है रिजल्ट में, मतलब टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड होगा P E साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन P एंड E, फाइन। अगर मैं अब डायरेक्शन की बात करूं तो ये हमारा E वेक्टर था अभी, और ये P वेक्टर था जिनके बीच में एंगल थीटा बन रहा था, फाइन। कुछ ऐसा अभी डायग्राम हमने यहां पर देखा, E इस डायरेक्शन पे है, P इस डायरेक्शन पे है। अगर मुझे टाउ का डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पर, तो P पहला जो वेक्टर है उस पॉइंट पे हम राइट हैंड से अपनी फिंगर्स को ओपन करेंगे, फाइन, परपेंडिकुलर पैरेलल रखेंगे उस पहले वेक्टर पे, और दूसरे वेक्टर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आपको जो थंब का डायरेक्शन है वो आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा। सो P की तरफ फोल्ड ओपन किए, E की तरफ फोल्ड किए, ठीक है। तो इनसाइड डायरेक्शन हमें क्या मिला, टाउ का डायरेक्शन। सो टाउ जो है इसका डायरेक्शन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू P एंड E। हमेशा टाउ मतलब जो भी एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, फाइन। यहां पर भी हमें कुछ इस तरीके से मिला। अगर E क्रॉस P होता तो हम E की तरफ ओपन करते, P की तरफ फोल्ड करते और डायरेक्शन ये मिलता। फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर जाना है तो आपको जो थंब का डायरेक्शन मिलेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है यहां पर टाउ, ठीक है। सो टू समराइज, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो रोटेट करने लगेगा, फाइन। और उसका मैग्नीट्यूड टॉर्क का होगा P E साइन थीटा, एंड उसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू P एंड E, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई है। इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, फाइन। एक न्यूमेरिकल देखते हैं आपके एनसीईआरटी का इसी से रिलेटेड। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट सेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है, P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन, आपको थीटा भी गिवन है,
30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, आपको ई का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, दैट इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। P की वैल्यू है यहाँ पर 4 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई E का वैल्यू है 5 × 10⁴ मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू, थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री। 5 × 4 यहाँ पर आ गया 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई साइन 30 इज 1/2। 2 से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, 10 × 10⁻⁵ इज 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आपको मिल गया टॉर्क का वैल्यू, ठीक है। सो आपको बोला था कि केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो मैग्नीट्यूड इज 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। एकदम सिंपल जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है ये। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम क्लियर होगा ये आपको सॉल्यूशन। आई होप फाइन, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड टॉपिक विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, एंड तक देखिएगा। जो एंड में हम केसेस लेने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिशन्स, फाइन, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगेन मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ जो इससे पहले टॉर्क में हमने बनाया था। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ, फाइन, जिसका लेंथ ऑफ डाइपोल है यहां पर 2a, फाइन। अब अभी हमने देखा कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रख देंगे तो वो डाइपोल रोटेट होना चालू हो जाएगा। अगर माइनस ऊपर प्लस नीचे होगा तो वो इस डायरेक्शन पे रोटेट होगा, फाइन, अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट होगा। अभी हमने देखा था डायरेक्शन, इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये डाइपोल कुछ इस तरीके से रोटेट करना चालू कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करना चाह रहा हूं। तो मैं ऑलरेडी एक मोशन के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क हम करेंगे वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम पे स्टोर हो जाएगा। मुझे वही बताना है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल θ1 से θ2 अगर डाइपोल को डिस्प्लेस करना चाहता हूं, रोटेट करना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क के बाद कितना पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम पे स्टोर हो जाएगा, फाइन, ओके। अब फॉर एग्जांपल अभी हम इसको dθ एंगल से रोटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये dθ एंगल से रोटेट करने के बाद ये कुछ इस पोजीशन पे आ गया, दिस इज -q एंड दिस इज +q। अभी हमने सिर्फ dθ एंगल से इसको रोटेट किया, ठीक है। अब आपको लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन में थोड़ा कंपैरिजन आना चाहिए। अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता हूं तो लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है वो F से डिनोट होता है, लेकिन अगर यही रोटेशन मोशन की बात की जाए तो जो फोर्स उस पर लग रहा है उसको हम टॉर्क बोलते हैं, दैट इज टाउ, फाइन। यहाँ पे अगर एंगुलर डिस्प्ले, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds होता है तो इसमें dθ होता है, फाइन। तो इसमें हम वर्क डन क्या लिखते थे, वर्क डन होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्क डन होता है दैट इज टाउ इंटू dθ। सिर्फ दोनों का कंपैरिजन है और कुछ नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी टाउ इंटू dθ, फाइन। तो देखते हैं यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन पे अगर मैं dθ से उसको डिस्प्लेस करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ता है। सो दैट इज dw इज इक्वल टू टाउ इंटू dθ, करेक्ट है। छोटा सा dθ अगर मेरे को रोटेट करना है तो dw मुझे वर्क करना पड़ेगा। टाउ की वैल्यू हमने अभी डिराइव की है, दैट इज PE sin थीटा एंड dθ। ये तो छोटे से एंगल dθ की बात की हमने। अगर फॉर एग्जांपल मुझे θ1 से लेकर θ2 तक इसे लेके जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो बस इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, dw एंड दैट इज इंटीग्रेशन PE sin थीटा dθ, ठीक है। सो ये θ1 से जाना है हमें θ2 तक, वर्क डन हो जाएगा 0 से लेकर w तक। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमें वर्क डन w मिल गया, फाइन। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, PE तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस अगर बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ आ रहा है कॉस थीटा एंड दैट इज θ1
से थीटा 2। अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर आप माइनस बाहर नहीं निकालते तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 मिल जाता, ठीक है। और वहाँ से अगर नेगेटिव निकालते तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलता। तो यहाँ से टेंशन लेने की बात नहीं है कि माइनस बाहर क्यों निकाल लिया गया। फाइन, सो ये आपको मिल गया वर्क डन। और ये जो वर्क डन है यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जो वर्क आपने किया उतना ही चेंज उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। अगर आपने 10 जूल का वर्क किया तो वो 10 जूल ऑफ एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो 10 जूल उस सिस्टम में चला गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया किसका? वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का। अगर थीटा 1 से थीटा 2 आप इस डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन पे। फाइन, आई होप आपको ये एकदम क्लियर होगा। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा यहाँ से। फाइन, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें अभी मिला डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रिजल्ट हमें अभी मिला है। फाइन, इसको अगर मैं ओपन करूं, डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज u2 माइनस u1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा 1। हम ये क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप यहां पे देखिए। अभी हमने निकाला कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा अगर थीटा 1 से थीटा 2 पे हम इस डाइपोल को रोटेट करते हैं तो। लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये हम अभी इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं ट्राई कर रहा हूं ये निकालने का कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये डिफाइन करना कि वो स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम की है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। फाइन, तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको कंपेयर करके किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो अगर इसको कंपेयर करें तो u2 आपको मिल रहा है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 एंड u1 मिल रहा है माइनस पी ई कॉस थीटा 1, ठीक है। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें वैल्यू मिल जाती है माइनस पी ई कॉस थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कंपेयर करके? एक बार आप ध्यान से देखिए। फाइनल के लिए थीटा 2 था, इनिशियल के लिए थीटा 1 था, तो इसको कंपैरिजन करके हमने u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट E, ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। माइनस पी कॉस थीटा ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट है मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो U जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? सेम एज वर्क, जूल। क्लियर है? ओके, अब यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। फाइन, ओके, फाइन। अब मैं कुछ केसेस कंसिडर करता हूं फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 इज 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस पी ई। ये U की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ई एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूं तो U की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना? कॉस 90 इज 0। फाइन, सो यहां पर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री रहेगा तो यहां पर U की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, तो हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएगी माइनस पी ई इंटू -1 विच इज पी ई। अब देखिए, आप ध्यान से इसको देखेंगे तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? यहां पर हमें U मिनिमम मिल रहा है, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? यहां पर हमें U मैक्सिमम मिल रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। फाइन, अब आपको ये सोचना है कि बॉडी स्टेबल कब होती है? जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो या पोटेंशियल एनर्जी कम।
हर बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। आई होप आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा। तो जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि U मिनिमम मिल रहा है हमको, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर? एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर? एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका डाइपोल जो यहां पर रखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, -q से +q, ठीक है। तो E का डायरेक्शन भी यही है और माइनस से प्लस मतलब P का डायरेक्शन भी यही है, और दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री का। अगर 180 की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। E का डायरेक्शन अभी ये है और यहाँ पर +q और यहाँ पर -q, ठीक है। तो E का डायरेक्शन यहाँ पर ये हो गया और P का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, तो थीटा कितना बन गया? 180 डिग्री बन गया। और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। आपको ये कॉन्क्लूजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि आज हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने देखा डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रख दिया जाए तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। फाइन। ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब मीटर, सो न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। फाइन, ओके। फिर हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज पी ई साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E आएगा, और जो टाउ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू P एंड E बोथ। फाइन। इसके बाद हमने NCERT का एक न्यूमेरिकल देखा जो कि टॉर्क पे बेस्ड था। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी देखा हमने ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो रोटेट करने लगेगा, उस पर टॉर्क लगता है। हम अपोजिट अगर डी थीटा से उसको रोटेट करते हैं तो हमें वर्क डन मिला, दैट इज पी साइन थीटा डी थीटा। फिर हमने निकाला θ1 से θ2 अगर जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी। फाइन। फिर हमने कंपैरिजन किया और एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है। फिर हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके ये बताया कि किस पर्टिकुलर एंगल पे वो स्टेबल है और अनस्टेबल है। फाइन। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। फाइन, थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।